उससे कोई बोलेगा क्या, कोई जीवित कविता? हाँ, ठीक है जी। तो आज 25 जून है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर आपातकाल लाद दिया। वास्तव में स्वतंत्र भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक बदनुमा धब्बा के रूप में, एक कलंक के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है। इंदिरा गांधी जी तो प्रारंभ से ही एक जिद्दी व अड़ियल स्वभाव की महिला थी। और ये बात केवल हम नहीं कहते, ये बात उनके परिवार के लोग भी मानते थे कि इंदिरा एक जिद्दी और अड़ियल स्वभाव की महिला है। उसने और दूसरों को तो क्या छोड़ना था, अपने पार्टी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अपनी कांग्रेस पार्टी के भी 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने ही किए। और जिसको आज कांग्रेस कहते हैं वो वास्तव में कांग्रेस आई है। आई मीन्स इंदिरा। और उस समय के चापलूस लोगों ने उसके आसपास घेरा डाला हुआ था। और 1971 का जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई, उसके बाद तो इंदिरा जी का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। और उसी अहंकार के कारण उसकी कार्यशैली मनमानी करनी ये शुरू हो गया। उन्नीस सौ 74-75 का वर्ष पूरे देश में असंतोष का वातावरण था। वो कालखंड ही ऐसा था। उस पूरे कालखंड में गुजरात के अंदर आंदोलन चल रहा था और इधर बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था। जो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता और एक अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त कर रहा था। और तभी हमारे देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान जयप्रकाश नारायण, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए और पूरे देश में एक संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया। और पूरे देश के अंदर सरकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मनमानी, बेरोजगारी, इन सब विषयों को लेकर एक जबरदस्त असंतोष का वातावरण पूरे देश के अंदर बना हुआ था। ये जो आंदोलन चल रहा था, इसके अंदर स्थान स्थान के ऊपर हड़ताल, जलसा, जुलूस, धरने, प्रदर्शन ये सर्वत्र हो रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि सारे देश के अंदर
एक अभूतपूर्व असंतोष का वातावरण बन रहा है। इस सारे वातावरण के अंदर एक घटना और हो गई। 12 जून को दो घटनाएं हुई। एक, गुजरात के अंदर जो चुनाव हुए उसके परिणाम आए और उस समय जनता मोर्चे के नाम से जो दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे उनकी विजय हुई, कांग्रेस हार गई और श्रीमान बाबू भाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री बने। और दूसरी घटना, एक चुनाव पिटीशन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन थी, उसका फैसला आ गया। तत्कालीन वहां के न्यायाधीश श्रीमान जगमोहन सिन्हा, उन्होंने उसका फैसला दिया और उस फैसले में यह कहा गया कि इंदिरा जी भ्रष्ट आचरण के माध्यम से लोकसभा का चुनाव जीती है और उनकी सदस्यता रद्द की जाती है और उनकी वो रायबरेली की सीट खाली घोषित की जाती है। और इससे भी आगे बढ़कर आगामी 6 साल तक इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। देश में आज संतोष तो चल ही रहा था। इन दो घटनाओं ने आग के अंदर घी का काम किया और सारे देश में एक वातावरण बन गया, इंदिरा जी इस्तीफा दो, इंदिरा जी त्याग पत्र दो। और उस सारे वातावरण से इंदिरा और उससे सहयोगी सभी लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। देश के अंदर वातावरण तो हमारे विरोध में बन रहा है। और तभी इंदिरा गांधी की जो चंडाल चौकड़ी थी, उसके एक सहयोगी सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिमी बंगाल के, उन्होंने इंदिरा जी को परामर्श दिया कि आप संविधान की धारा 352 के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दें। अब तक लोगों ने 1965 में, 1971 में बाहरी आपातकाल तो सुना था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन आंतरिक आपातकाल की किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन आंतरिक आपातकाल धारा 352 के अंतर्गत लगाने का फैसला इंदिरा जी ने किया। सिद्धार्थ शंकर राय ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बिना कैबिनेट के अंदर ये विषय रखे, कैबिनेट से पास करवाए बिना ही वो प्रस्ताव सीधा राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। 25 जून की रात्रि को हस्ताक्षर हुए और उसके साथ ही रात को ही जितने भी विरोधी पक्ष के नेता थे उन सबको हिरासत में ले लिया गया। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, संघ के सरसंघ चालक चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, जितने भी विपक्षी दल के प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां तक ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी
जिनको यंग टर्क कहा जाता था, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, ऐसे लोगों, कृष्णकांत, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इंदिरा जी को लगता था कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं है। बेशक कांग्रेस में थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश के अंदर रातों रात हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। घर से सोए हुओं को उठा लिया। और उस समय दो कानून विशेष रूप से लागू किए गए। एक था MISA, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, कि देश के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं और इसलिए देश की रक्षा करनी है। इस देश की रक्षा करने के लिए हमने ये आपातकाल लगाया है। और जो लोग पकड़े गए उनके पर आरोप क्या लगाए कि ये देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, स्टेशन जला रहे थे, डाकखाने तोड़ रहे थे, बैंक लूट रहे थे। इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगा लगा करके और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश के अंदर इस 19 महीने की इमरजेंसी में मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 34,988 लोगों को नजरबंद किया गया। 34,988 यानी लगभग 35,000। और DIR के अंतर्गत 75,818 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तो DIR और मीसा के लोग ही थे, बंदी थे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के झूठे आरोप लगाकर किसी के ऊपर चोरी का, किसी के ऊपर तोड़फोड़ का, और इस प्रकार से लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग, अच्छे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किसी को नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार का एक भयंकर दमन चक्र पूरे देश के अंदर चलाया गया और इनकी प्रताड़ना की गई। सार्वजनिक रूप से लोगों को बिना जूते के ही, घर जूते नहीं पहनने दिए, कपड़े नहीं पहनने दिए, अगर कोई कच्छे बनियान में ही है तो उसी के अंदर उसको गिरफ्तार करके ले गए, उसी हालात में। इस प्रकार का एक दमन चक्र उस समय की सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा हुआ। और इसके साथ साथ लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ प्रेस, मीडिया, उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। और प्रारंभ के कुछ दिन तो समाचार पत्र छपते थे, लेकिन केवल हेडिंग छपता, टाइटल छपता था, नीचे पूरे पृष्ठ के पृष्ठ एकदम कोरे रहते थे, खाली रहते थे। क्यों? तो सेंसर जो है वो उनको छापने की अनुमति नहीं देता था। जो सरकार चाहेगी वो छपेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं छप सकता। इस प्रकार का एक भयंकर सेंसरशिप का दौर शुरू हुआ। अनेक समाचार पत्रों के तो ऑफिस बंद कर दिए गए, उनका प्रकाशन रोक दिया गया,
मदरलैंड को रोक दिया गया, 5 जनवरी को बंद कर दिया गया, ऑर्गेनाइजर को बंद कर दिया गया, छप नहीं सकते। उनके संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी प्रबंध समिति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार का एक देश के अंदर सूचनाओं का ब्लैकआउट ये भी शुरू हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ की शाखाएं नहीं लग सकती। गिरफ्तारियां तो पहले ही कर ली थी, प्रतिबंध लगने से पहले ही गिरफ्तारियां हो गई थी और यहां तक कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब मौलिक अधिकार जो हैं वो भी स्थगित कर दिए गए। आप बोल नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, आप किसी से पूछ नहीं सकते। लोग अपने घर के अंदर अपने पड़ोसी से भी बात करने में डरते थे। आप पूछ नहीं सकते कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। आप वकील नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते और आप उसकी अपील भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का एक भयंकर दमन चक्र पूरे देश के अंदर शुरू हुआ और इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपना दुष्प्रचार शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कार्यालयों में शस्त्र मिल रहे हैं, बंदूकें मिल रही हैं, तलवारें मिल रही हैं, छुरियां मिल रही हैं जो लकड़ी की बनी हुई थी। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे संघ शिक्षा वर्गों में शारीरिक के विषय जो होते थे तो उन्हीं शस्त्रों को दिखा दिखा करके उसकी वीडियो बनाई गई और सारे सिनेमा घरों में और सब स्थानों पर दिखाया गया कि कैसे संघ के कार्यालयों के अंदर ये शस्त्र मिल रहे हैं। सरकार का तख्ता पलटने का महाषड्यंत्र ये लोग रच रहे थे। इस प्रकार का दुष्प्रचार भी उस समय ये शुरू हुआ और एक दूसरे प्रकार का प्रचार भी प्रारंभ हुआ कि इंदिरा जो है वही सब कुछ है, वो जो कहेगी वही कानून है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ, असम के थे, डीके बरुआ, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी भारत और इंदिरा इसमें कोई अंतर नहीं है। जो इंदिरा के खिलाफ बोलता है वो भारत के खिलाफ बोलता है, जो इंदिरा का विरोध करता है वो भारत का विरोध करता है। इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हुआ और जो लोग गिरफ्तार किए जाते थे उन पर अमानुषक बर्बर अत्याचार किए जाते थे। उनके भरे बाजार में शरेआम पिटाई की जाती थी पुलिस के द्वारा। थाने में ले जाकर नंगा किया जाता था, नंगा करके पीटते थे, उल्टा लटका देते थे, मिर्चों का धुआं उनकी नाकों में, नाखून प्लास से पकड़ के नाखून को खींच लेना, उनके अंदर कीले ठोक देना, जलती हुई सिगरेट से बदन को जलाना, सर्दी के दिनों में बर्फ के ऊपर लेटा करके पिटाई करनी,
और यहां तक कि लोगों को बिजली के करंट तक लगाए गए। इस प्रकार का एक भयंकर अत्याचार ये उन दिनों में जो लोग सत्याग्रह करते थे, जो लोग पकड़े जाते थे, उनके ऊपर किया जाता था। और केवल उन तक ही नहीं, उनके परिवार के लोगों को भी, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। कई छोटे छोटे उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे पानीपत के विभाग संघ चालक चौधरी सुल्तान सिंह जी, नगर के बहुत प्रतिष्ठित शक्ति सर्विस स्टेशन उनका अपना चलता है, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके घर से लेकर पुलिस स्टेशन तक कच्छे और बनियान में ही बिना चप्पल के नंगे पैर उनको घसीटते हुए थाने तक लेकर गए। लुधियाना के हमारे मित्र सेन जी हमारे प्रांत कार्यवाह थे, उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकाले, फिर उनके घर पर, उनके कारखाने पर कुर्की के वारंट लगाए गए और अंततोगत्वा उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी दी। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद उनके साथ जो अमानुषिक अत्याचार किए उसकी पराकाष्ठा थी। उनको लुधियाना से पुलिस रिमांड पर लिया गया और अमृतसर के इंटेरोगेशन सेंटर, जिस इंटेरोगेशन सेंटर जो बदनाम इंटेरोगेशन सेंटर था, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्मगलरों को इंटेरोगेट किया जाता है, उस इंटेरोगेशन सेंटर के अंदर मित्र सेन जी को लाया गया और उनके ऊपर फिर भयंकर अत्याचार किए गए। उनको घोटना चलाया गया, बेलन चलाया गया, पटों से मारा गया, उल्टा लटकाया गया, सब प्रकार के, जब तक वो बेहोश नहीं होते पिटाई की गई और आखिर में उनके दोनों हाथ ऊपर बांध करके हवा में लटका दिया गया और उनका पाजामा नीचे से बांध दिया गया और ऊपर से उसके अंदर चूहे छोड़ दिए गए। हम कल्पना कर सकते हैं कि आदमी हवा में लटक रहा है, पजामे के अंदर चूहे घुस जाएं तो वो कैसा हाल करते हैं। जगह जगह सारे उनके शरीर को काट दिया, वो बेहोश हो गए, तब उनको उतारा गया। इस प्रकार के भयंकर अत्याचार उस कालखंड के अंदर अच्छे प्रतिष्ठित लोग, देशभक्त, जो भारत माता की जय सुबह शाम बोलने वाले, उनके ऊपर किए गए। जेलों के अंदर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था और आप सुनकर हैरान होंगे कि पूरे इस 19 महीने के कालखंड में हमारे 80 कार्यकर्ता, 80 लोग जेलों के अंदर शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और साधारण नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख माननीय पांडुरंग पंत क्षीर सागर, उनकी भी मृत्यु जेल में हुई। इस प्रकार के भयंकर अत्याचार उस सारे काले कालखंड के अंदर देश भर में हुए। फिर एक और शुरू किया, नसबंदी। लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी की जाती थी। व्यक्ति निकला है अपने घर से दफ्तर जाने के लिए, रास्ते में उसको घेर लेते थे और हॉस्पिटल ले जाते थे। क्या करना है? नसबंदी करनी। यहां तक कि बूढ़े लोगों की नसबंदी कर दी, यहां तक कि नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनकी नसबंदी कर दी गई। कंपल्सरी नसबंदी के नाम पर इस प्रकार के भयंकर अत्याचार किए गए।
लोग डरते थे घर से निकलते हुए। इस प्रकार का वातावरण उस समय बना दिया गया। लेकिन समाज का जागरूक नागरिक वो भी अपने काम में लगा था। उन्होंने स्थान स्थान के ऊपर सत्याग्रह करना शुरू किया। 14 नवंबर 1975 से लेकर 26 जनवरी 1976 तक पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर नौजवान निकलते थे, भारत माता की जय, इमरजेंसी खत्म करो, इंदिरा गांधी होश में आओ, लोकतंत्र बहाल करो, वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे लगाते हुए नौजवान निकलते थे, सत्याग्रह करते थे। उनको गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे, उनसे पूछा जाता था, किसने तैयार किया, आप क्यों आए हो, किसने आपको प्रेरणा दी, ये पत्रक जो आपने साइक्लोस्टाइल करके बांटे हैं, ये पत्रक साइक्लोस्टाइल कहाँ होते हैं, सब प्रकार के बातों की पूछताछ वो करते थे। लेकिन एक भी व्यक्ति ने अपना मुंह नहीं खोला। और ये जो भूमिगत आंदोलन सारे देश भर के अंदर चला, जिसके अंदर भी और लगभग 90,000 लोगों ने पूरे देश भर में सत्याग्रह किया। और देश के पास ये साइक्लोस्टाइल होकर के और सारे जाते थे, पत्रक जाते थे, सूचनाएं जाती थी। तो इस प्रकार का इमरजेंसी का जो कालखंड है, वास्तव में आज जो बड़ी प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, प्रेस की आजादी की दुहाई देते हैं, मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने उस समय मानवाधिकार, प्रेस की आजादी, यहां तक कि मौलिक अधिकारों तक को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार का ये एक आपातकाल का एक काला इतिहास हमारे सामने है। अंततोगत्वा जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विदेश चले गए, कांग्रेस को, सरकार को धत्ता बताते हुए उनकी आंखों में धूल झोंककर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विदेश निकल गए। और उन्होंने वहां जाकर देश के अलग अलग विदेशों के अंदर और देश में क्या हो रहा है इसका प्रचार करना शुरू किया। तब देश के लोग, दुनिया के लोगों को पता लगा कि भारत में क्या हो रहा है। अनुशासन पर्व के नाम पर देश में तानाशाही लाद दी गई है। तब विदेशों से भी दबाव बढ़ा और यहां तक कि देश की लोकसभा, उसके चुनाव 5 साल बाद होने चाहिए, लेकिन 5 साल बाद नहीं कराए, उसकी अवधि भी 6 साल कर दी। लेकिन जब बाहर से दबाव बढ़ा तो इंदिरा गांधी जी ने चुनाव की घोषणा कर दी। धीरे धीरे सब नेताओं को छोड़ा गया, राजनीतिक नेताओं को छोड़ा गया, संघ के स्वयंसेवकों को फिर भी नहीं छोड़ा गया। और चुनाव हुए, जनता पार्टी के नाम पर एक सामूहिक शक्ति खड़ी हुई। और जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ा
तब इंदिरा जी को लगना शुरू हुआ कि मेरे से बहुत गलती हो गई है, और उन्होंने संघ के पास फिलर भेजा, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो राजनीतिक नेता हैं ये तो सब मुखौटे हैं, ये तो सब कागजी शेर हैं। वास्तव में जो एक संगठित शक्ति है तो ये तो संघ के पीछे खड़ी हुई है। इसलिए इंदिरा जी ने तत्कालीन सरसंघ चालक, जो कि पूना की यरोड़ा जेल में उनको बंद किया हुआ था, बाला साहब देवरस, उनके पास संदेश भेजा कि आप तो एक सामाजिक संगठन है, हम आप पर से प्रतिबंध हटा लेते हैं, आपको इस राजनीतिक झंझट से क्या लेना देना है। तो बाला साहब देवरस ने कहा, आपने बहुत देर कर दी है, हमारा संगठन सामाजिक संगठन है, हम समाज के साथ हैं, हमारी शक्ति समाज है। आज समाज के ऊपर संकट है तो हम समाज को छोड़ नहीं सकते, हम अपने आप का प्रतिबंध हटवाने के लिए समाज के साथ गद्दारी कर नहीं सकते, और इसलिए हम तो समाज के साथ रहेंगे। और बाला साहब ने इंदिरा गांधी का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब चुनाव हुए और चुनावों का परिणाम आया तो पूरी कांग्रेस साफ होगी। केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के लोग बचे, बाकी पूरा उत्तर भारत, पूरा पश्चिम, सारे का सारा, जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब के सब एक भी कांग्रेस का एमपी जीत करके नहीं आया। और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सर्वसम्मत प्रधानमंत्री घोषित हुए। और एक बात, संघ पर से प्रतिबंध भी इंदिरा जी ने हटाया। जो इंदिरा जी कहा करती थी कि जो गलती मेरे पिता ने की है संघ से प्रतिबंध हटाने की, वो मैं नहीं करूंगी, वही काम वो खुद करके गई। संघ पर से प्रतिबंध मोरारजी देसाई ने नहीं, स्वयं इंदिरा गांधी ही जाते जाते हटा करके गई। इस प्रकार का ये एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए ये दो शक्तियों का एक संघर्ष ये आपातकाल के अंदर दुनिया ने देखा। एक वो लोग थे, एक वो शक्तियां थी जो लोकतंत्र को समाप्त करके देश में अपनी तानाशाही चलाना चाहती थी, और दूसरी वो शक्तियां थी जो देश के अंदर लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस की आज़ादी, न्यायपालिका की आज़ादी, सबको अक्षुण्ण रखते हुए और देश को आगे बढ़ाने वाली शक्तियां थी। इन दोनों के अंदर जो संघर्ष हुआ उसमें अंततोगत्वा जीत सत्य की हुई, जीत प्रजातंत्र की हुई, जीत देश की जनता की हुई। वास्तव में आपातकाल का ये जो कुल सारा संघर्ष है ये हमको एक शिक्षा देता है कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, अंततोगत्वा सत्यमेव जयते। हमारे देश के अंदर जो कहा गया है, वेदों में कहा गया, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, धर्म की ही जीत होती है। अंततोगत्वा इसी को सिद्ध और इमरजेंसी के कालखंड में हुआ। तो आज 25 जून है, तो 25 जून के दिन, ये 25 जून का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय है। इसको हर वर्ष याद करना और ऐसी शक्तियों के विरोध में देश में एक वातावरण बने कि फिर से दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके कि हम देश के अंदर इस प्रकार के अत्याचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।